सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आपका मेंटर टीचर ठीक है, विजन एकेडमी से। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है कि आपके परीक्षा के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ठीक है ना। तो हमको जो है उसमें किस तरीके से स्टडी करनी है। ठीक है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो काफी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वीडियो को स्किप मत करना, छोड़ के मत जाना, वरना जो इम्पोर्टेंट जो बात है एग्जाम से पहले जो हमें याद रखनी है कि हमें किस तरीके से जो है पूरे जो एग्जाम के 5-6 दिन रह गए हैं उसमें किस तरीके से हमको तैयारी करनी है, किस तरीके से अपने आप को बिल्कुल एक परिवर्तन करना है हमें उसके अंदर, हमारे पूरे स्वरूप के अंदर, हमारी आदतों के अंदर, ताकि जो है हम अंडर प्रेशर ना हो वहाँ पे। ठीक है, प्रेशर में हम जो है कोई गलती ना कर बैठे एग्जाम के अंदर। तो किस तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करना है वो आज हम जो टिप्स है वो आपको देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए आप, पूरा और पूरा वीडियो देखिए तो आपके बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने ये जो टिप्स है ये फॉलो करी तो इससे जो है आपको काफी फायदा मिलेगा, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा एग्जाम के अंदर, एग्जाम की तैयारी के अंदर। एक मेंटली आप प्रिपेयर होकर के और एग्जाम देने के लिए आप जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। हाउ टू स्टडी इन लास्ट फ्यू डेज बिफोर एग्जाम, किस तरीके से हम एग्जाम से कुछ दिन पहले की स्टडी जो है वो किस तरीके से करें। ठीक है। सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो है टाइम मैनेजमेंट की। अधिकतर बच्चे जो है वो टाइम मैनेजमेंट को नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको अब टाइम मैनेजमेंट करना ही करना पड़ेगा। लगभग 90% स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट शुरुआत से, जब से जो है आपका स्कूल चालू होता है, जब से आप इस टाइम मैनेजमेंट में जो गलतियां करते हैं, आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं, हर जो है इधर उधर फालतू के काम में अपना समय व्यतीत करते हैं, और इस तरीके से आपको जो है काफी मटेरियल जो है वो बाकी रह जाता है पढ़ने के लिए। बहुत सारे स्टडी एरियाज जो में जो है आप पिछड़ पिछड़ जाते हैं। आपको टीचर पढ़ाते हैं, उसके बाद में आप उसे जाकर के घर पे रिवाइज नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ी जो मिस्टेक, और ये जो बच्चे जो करते हैं जिसकी वजह से फिर वो एग्जाम टाइम के अंदर डरे हुए रहते हैं कि सर अब हम क्या करें। काफी बच्चे जो है मेरे से पूछते हैं कि सर अब हम क्या करें, एग्जाम पास में कुछ जड़ी बूटी दे दीजिए, कुछ उपाय बता दीजिए जिससे कि हम जो है पास हो जाए या हमारे जो है अच्छे मार्क्स आ जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट में अगर आप कमजोर, या अगर आप प्रॉपर टाइम जो अपना है वो स्टडी को नहीं नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आप घर जाकर के वापस जो टीचर ने आपको बताया है उसका रिवीजन अगर नहीं कर पा रहे हो, और उसके लिए इतना बड़ा टाइमिंग नहीं लगता है। सिर्फ आप मात्र आधा घंटा या 15 मिनट से आधे घंटे के बीच में अगर आप अपने टाइम को वापस रिवाइज करने के अंदर अगर लगा देते जो आपके टीचर ने पढ़ाया, तो आपको ये दिक्कत परेशानी नहीं आती। अगर आप उस 15 से 30 मिनट के अंदर अगर आप घर पे जाकर के जो भी आपके टीचर ने आपको बताया था, अगर आप उसको जो है वापस एक बार रिवीजन कर लेते उसका और उसको लिख लेते, क्योंकि लिखना इस वजह से, अगर उसको राइट डाउन आपने कर दिया, जो आपको याद है उसको अगर आपने राइट टाइम कर लिख लिया, राइट डाउन कर लिया, तो उसको जो है आप कभी नहीं भूलते हैं, ऐसा साइकोलॉजी कहती है। तो हर वो चीज जो है हम मिस कर चुके हैं। लेकिन अब कुछ दिन जो है वो एग्जाम के हैं, अभी 5-7 दिन बाकी हैं, और उसके अंदर जो है हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी है उसी के बारे में हम यहाँ देखेंगे। कि सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, इस टाइम मैनेजमेंट में हमको करना क्या है कि हमें पूरी जो है अपना हमारा जो टाइम है दिन के जो 24 घंटे है उसके अंदर हमको मैनेज करना है कि हमको किस तरीके से हमारी पढ़ाई का शेड्यूल जो है वो बनाना है, कि कितना टाइम जो है प्रॉपर किस सब्जेक्ट को देना है हमको। हमें जो है बाहर फालतू जो है किसी से मिलने नहीं जाना है, फालतू में कोई हमको काम नहीं करना है, कोई गेम नहीं खेलना है हमको। हालांकि आप अगर रिफ्रेशमेंट के लिए चाहें तो आप गेम खेल सकते हैं, ठीक है ना, बाहर जाकर के। लेकिन वो गेम भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपकी फिजिकली आपको जो है काफी अच्छा अनुभव हो। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल पे बैठ गए और गेम खेलने लग गए, उससे नहीं है। ठीक है ना, जो आपको फिजिकली और मेंटली जो आपको सुकून दे और आपको जो रिफ्रेश करे, ऐसा गेम आप खेल सकते हो। लेकिन उसमें भी आपको जो है टाइमिंग जो है आपको ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ अपने आप को सिर्फ रिफ्रेश करने के लिए ही वो चीज करनी है। ठीक है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट के अंदर जो है वो पूरे 24 घंटे में से आपको नहीं नहीं करके भी आपको कम से भी कम, अब इस समय आपको नहीं नहीं करके 8 से लेके 10 घंटे तक आपको जो है अपनी पढ़ाई को देने पड़ेंगे। ठीक है, उस पढ़ाई को, अब ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं यूं कह रहा हूँ कि आप जो है ठीक है खाते वक्त या बैठते वक्त या सोते वक्त ठीक है इस तरीके से पढ़ाई करें, या फिर आप कहीं जा रहे हैं तो अपनी बुक्स को साथ में ले जाएं, इस तरीके से भी नहीं। लेकिन आपको प्रॉपर स्टडी करनी है। ये पूरा टाइम जो है भले आप 5 ही घंटे पढ़ें, लेकिन वो पूरा टाइम, वो पूरे 5 घंटे या पूरे 4 घंटे वो आपकी सिर्फ पढ़ाई, आपकी बुक्स और आपके नोट्स जो है वही आपके हाथ में रहने चाहिए। उसमें जो है किसी प्रकार का जो है कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर।
ठीक है? आपको हर सब्जेक्ट को चुनना है कि मुझे जो है प्रॉपर इस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है। मैंने जो ये नोट्स बनाए हैं, इसको जो है मैं राइट डाउन करके एक और बार मैं अपनी कॉपी के अंदर, रफ कॉपी के अंदर जो है इसके नोट्स, जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो लिख लूँ मैं, ठीक है? और उसके बाद में जो और कुछ आगे जो है इस सर ने बताया या नोट्स के अंदर है, उसे मैं रिकॉल करने की कोशिश करूँ, अपनी मेमोरी में लाने की कोशिश करूँ। तो इस तरीके से आप करेंगे, तो आपको जो है काफ़ी टाइम जो है वो काफ़ी बच जाएगा। और आपको जो है रेगुलर जो है आपको समरी देखनी है। अगर आपको वीडियोस से पढ़ना है तो आप उनकी समरी देखिए, ठीक है ना? आप पूरे जो है पूरा लंबा जो है वीडियो जो है वो मत देखिए, क्योंकि उसके अंदर जो है काफी टाइम वेस्ट होता है। और सबसे बढ़िया जो है, अगर आपको नोट्स से और उनसे पढ़ना है तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो 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 बातें हैं उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, उसको याद रख लीजिए। जैसे डेट हो गई, सन हो गया, ठीक है? और उसके अलावा रिएक्शंस हो गई, ठीक है? कोई डेरिवेशन हो गया, ठीक है? तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको याद रखनी है, ध्यान में रखना है, ठीक है? इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट बिठाना है कि आपका हर सब्जेक्ट जो है वो उसके अंदर जो है वो कवर हो जाए, ठीक है ना? उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है वो है ऑप्टिमाइज योर स्टडी एरिया, कि भाई जो आप स्टडी एरिया है आपका, यहाँ पे आप चाहे आप अपने जो है बेडरूम के अंदर कर पढ़ रहे हो, या फिर आपका स्टडी रूम जो है वो अलग हो, या फिर और किसी भी जगह जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, ठीक है? तो वो जो स्टडी एरिया है आपका वो काफी शांत रहना चाहिए, ठीक है? उसमें जो है किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन जो होता है वो आपके मोबाइल का होता है, ठीक है? ये आपका मोबाइल जो है ये हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। ना आपका पीसी, ना आपका लैपटॉप, ठीक है? कुछ भी नहीं होना चाहिए ना आपके। और अगर हो भी तो उसको जो है आपको स्विच ऑफ करके जो है उसको रख देना है, क्योंकि अगर वो आपको रहेगा, आपके पास रहेगा, तो आपकी जो है ये एक इंसान की एक साइकोलॉजी, एक फितरत है कि बार बार नोटिफिकेशन आता है कहीं से और आप हम जो है डिस्ट्रैक्ट होकर के उसको देखने लग जाते हैं। और उससे जो है हम जो है वापस हमारी रिकॉल हम कर ही नहीं पाते हैं, और उस चीज को हम वापस भूल जाते हैं। जो हमने पढ़ा है उसमें हमारा 50-50% जो है दिमाग जो है वो बढ़ जाता है इधर उधर। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल स्विच ऑफ करके अपना जो फोन है वो रख देना है, ठीक है? ना हमको कोई रील्स देखनी है, ना हमको कोई शोर्ट देखने हैं, ना कुछ भी नहीं देखना है। सिर्फ अपनी फोकस जो है, जो भी टाइम मैनेजमेंट के अनुसार हमने जितने घंटे जो है हमारी स्टडी के लिए निकाले हैं, ठीक है, वो स्टडी के लिए जो हमने टाइम निकाला वो पूरा प्रॉपर जो है हमें उस स्टडी रूम के अंदर बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। ऐसा नहीं है कि बाहर जो है कोई धूमधाम मच रही है, टीवी बज रही है, या और कोई गाने बज रहे हैं तो उसके अंदर हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी स्टडी एरिया नहीं होना चाहिए। और आप टाइम भी किसी तरीके का सेलेक्ट करें जहाँ पे जो है काफी जो है रिलैक्स आप महसूस करें, और जहाँ पे शोर शराबा ज्यादा ना हो। इस तरीके का आप प्लेस जो है वहां पे बैठ करके पढ़ाई करें, तो ये जो है आपके काफी बेनिफिशियल होगा ये, ठीक है? अगर आपने मोबाइल और ये चालू कर रखा है तो और कोई दूसरा डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उससे जो है आपकी जो है दिमाग की जो क्षमता है उस रिकॉल करने की, याद करने की, उस पर काफी फर्क पड़ेगा, और उससे काफी आपको बेनिफिट जो है, काफी आपको नुकसान जो है वो होगा। एग्जाम हॉल के अंदर जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, तब आपको से ये पता चलेगा कि मैं पढ़ रहा था वहां पे, लेकिन मेरे से ये गलती हो गई, मेरा फोन आ गया था, ये हो गया था, मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया। काश वो फोन नहीं आता, या काश वो मैसेज नहीं आता, तो मैं जो हूँ वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, और आज मैं इसका सही जवाब जो है वो लिख पाता। तो ये आपको उस टाइम पे पता पड़ेगा जब 3 घंटे के लिए आप मैदान में उतरेंगे, जब आप पिच पर उतरेंगे बैटिंग करने के लिए, तब आपको पता चलेगा कि सामने से जो बॉल है वो कौन सी आ रही है, आउट स्विंग आ रही है या इन स्विंग आ रही है, डायरेक्ट यॉर्कर आ रही है, ठीक है ना? तो लेकिन अगर आप उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर होंगे, आपने प्रैक्टिस करी होगी, तो आप उसका सामना कर लेंगे, वरना एक ही में क्लीन बोल्ड हो जाएंगे आप, ठीक है ना? तो आपका जो स्टडी एरिया है वो इस तरीके का होना चाहिए ताकि आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सके, ठीक है? तीसरा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फोकस ऑन योर वीक पॉइंट्स। हमको जो है फोकस किस चीज पे करना है, हमें हमारे जो वीक पॉइंट्स है उसके ऊपर। भाई सारा जो सिलेबस है, सारा जो स्टडी मटेरियल है वो तो आप नहीं कर सकते, ठीक है? आप कितनी कोशिश कर लो रटंत विद्या की कि मैं पूरी बुक याद कर लूं, पूरे आंसर जो सर ने लिखाए हैं, पूरे डेरिवेशन, पूरे न्यूमेरिकल्स, या पूरे जो सवाल हैं, पूरी इक्वेशन है वो सब याद कर लूं, पूरे पैराग्राफ में याद कर लूं, ठीक है? तो हर चैप्टर के हर आंसर के आप नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसके लिए आपने जितना करा है उतना आपके लिए सफिशियंट है। टाइम मैनेजमेंट के अनुसार आप ज्यादा से ज्यादा जो है आप उनको याद करने की कोशिश कीजिए, उनको जो है ठीक है राइट डाउन करके उनको नोट्स बना के लिखने की कोशिश कीजिए। लेकिन उसके अलावा आपको अपने वीक पॉइंट्स पे जो है वो नजर डालनी है, ठीक है? वीक पॉइंट्स का मतलब कि आपने किस क्षेत्र के अंदर या
किस आपने सब्जेक्ट के अंदर या किस टॉपिक के अंदर जो है आपकी जो है सबसे ज्यादा कमजोरी है, कौन सा टॉपिक जो है आपको सबसे कम जो है वो याद है। ठीक है, किस टॉपिक के को आपको लगता है कि यार इसका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, इसका क्वेश्चन आ गया तो मेरा जो है वो नंबर जो है वो कट जाएंगे या इसका जवाब जो है मैं दे ही नहीं पाऊंगा। तो आपको वीक पॉइंट जो है वो देखना है और उस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, बजाय कि आपने जो याद है उसको फोकस करने के। आपको वीक पॉइंट्स पे जो चीज आपको याद नहीं है या जिस चीज में आपको डर लग रहा है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, उस वीक पॉइंट को आपको सबसे पहले उठाना है और उस वीक पॉइंट से आपको जो है फिर उसको याद करके और उसे प्रैक्टिस करके आपको जो है वो हल करना है। इसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण ये है कि आप जो है आप मॉडल पेपर सोल्व कर सकते हैं, आप डेस्क वर्क सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो अगर वहां पे आपको पता पड़ जाएगा कि हमारा वीक पॉइंट क्या है। ठीक है, बहुत सारी बार तो हमें ऐसा लगता है हमें वीक पॉइंट ही पता नहीं होता है। तो वीक पॉइंट आपको कहाँ पता चलेंगे, जब आप मॉडल पेपर या एक्सरसाइज जो है आप सोल्व करोगे, खुद सोल्व करोगे आप मॉडल पेपर की एक्सरसाइज आप खुद सोल्व करोगे, तब आपको पता पड़ जाएगा कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, जिसमें आपको लगता था कि नहीं मैं तो ये कर सकता हूँ, लेकिन एक अब ये क्वेश्चन सामने आ गया, अब तो ये मेरे से होगा ही नहीं। अगर किसी को अपने वीक पॉइंट नहीं पता है कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, या मुझे याद नहीं है, किस चीज के बारे में याद नहीं है, और बहुत सी बार ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर रहता है बच्चा कि नहीं मुझे तो सब याद है। ठीक है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है फिर उसके अंदर जो है वो फिर घबरा जाता है। तो आपको अपने वीक पॉइंट्स पता होना चाहिए कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या है, और फिर उसको जो है आपको प्रैक्टिस सेट के जरिए एक्सरसाइज के जरिए जो है आपको फिर वो सोल्व करने हैं। ठीक है, तो वीक पॉइंट्स पे अपने काफी ध्यान देना है आपको, और उसका हल करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप एग्जाम से पहले मॉडल प्रैक्टिस पेपर से और टेस्ट पर से या और किसी मेथड से जो है आप उसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो है एक्सप्लेन योर आंसर टू अदर। ठीक है, आपने जो आंसर जो है वो याद कर लिया है, ठीक है, आपको ये याद है कि मुझे ये आंसर याद है, आप दो जने बैठ जाइए, आप दो तीन जो अगर आप ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं तो आप दो जने बैठ जाइए, आपके फ्रेंड के साथ स्टडी कर रहे हैं, आप उससे कह दीजिए कि भाई तुम मेरे से ये सवाल पूछो या तुम इससे मेरे से ये क्वेश्चन करो, और उसके बाद में वो आपसे क्वेश्चन करे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आप उससे करते रहो, वो आपसे करता रहे, और वो आपके क्वेश्चन के आंसर सुने, आप उसके क्वेश्चन के आंसर सुने। तो जब आप बोल करके अपने आंसर को आप सामने वाले को बताओगे, तो इससे जो है काफी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई जाएगा। अगर आप अकेले पढ़ने के आदमी हैं या कोई नहीं है, आपके छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, उनसे कहो, आपके फादर से कह दो, आपकी मदर से कह दो, आपकी सिस्टर से कह दो, लेकिन अगर फिर भी कोई भी नहीं है, तो आप जो है अपने आंसर को वही जो मैंने बताई पहले कि आप उसको कॉपी में लिखिए। आप क्वेश्चन देख लीजिए कि हाँ क्वेश्चन है, उसके बाद उसकी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो उसकी जो मेन टॉपिक्स है, ठीक है, उसको आप कॉपी के अंदर लिख लीजिए। न्यूमेरिकल्स है तो उसको पूरा जो है उसको सोल्व करिए उसके अंदर कॉपी के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, एग्जाम के अंदर आपको लगेगा कि नहीं, हाँ यार अगर ये आ गया तो मैं ये क्वेश्चन जो है ये पूरी तरीके से मैं सोल्व कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो है ये टेक्निक जो है ये भी काफी बेनिफिशियल है, काफी ज्यादा बेनिफिट प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग आपकी मान लीजिए आपके 7 8 दिन 10 दिन ज्यादा से ज्यादा आपके एग्जाम के अंदर रह गए हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपको प्लानिंग करनी है। प्लानिंग किस तरीके से करनी है, भाई एग्जाम ऐसा नहीं है कि 10 दिन तक आपको फर्स्ट जो है वो इंग्लिश का पेपर है तो आप 10 दिन तक इंग्लिश ही इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर बाकी सब्जेक्ट कहाँ जाएंगे, भाई उनको भी तो आपको टाइम टाइम देना है। तो प्लानिंग आपको इस तरीके से करनी है कि आपके 6 7 सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट का जो पेपर होता है, उसको जो है प्रॉपर उन सभी सब्जेक्ट्स को आपको टाइम मिल जाए, सारे सब्जेक्ट्स को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे आपने फोकस कर लिया और एक ही सब्जेक्ट को आपने ज्यादा पढ़ लिया, फिर उसका तो पेपर में मान लिया कि आपके अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन जो बाकी के अदर पेपर है वो वहाँ बहुत सी बार जो है वो छुट्टी नहीं रहती है। आप जो सोच रहे होंगे कि हमें छुट्टी मिल जाएगी, हमारा टाइम टेबल इस तरीके का है, लेकिन एक दिन की छुट्टी में कोई इतना ज्यादा आप कवर नहीं कर पाएंगे, तो आपको अभी से जो है उसको टाइम दे करके चलना पड़ेगा। अभी से आपको मैनेजमेंट ऐसा बिठाना पड़ेगा कि आपके जो 6 ही सब्जेक्ट है वो 6 ही सब्जेक्ट जो है वो आपकी कवर हो जाए। इस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट बिठा करके आपको प्लानिंग करनी है कि मुझे किस कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पहले पढ़ना है। जैसे लास्ट में जो पेपर है, ठीक है, लास्ट में पेपर है उसको आप शुरू में उठा लीजिए, उसको चलने दीजिए, फिर उसके बाद में उसका बाद का पेपर, फिर उसके बाद में उसके बाद का पेपर। लेकिन इसके बीच में मेरा तो कहना ये है कि आप सारे सब्जेक्ट को एक साथ चलने दीजिए। हर सब्जेक्ट को जो है आप मिनिमम 1 घंटा तो हर सब्जेक्ट को आप दीजिए ही दीजिए। ठीक है, ताकि आपके ऊपर कोई जो है वो लोड नहीं पड़े। ठीक है, वरना एग्जाम हॉल के अंदर जब आप बैठोगे तो आप ये सोचोगे कि मैंने सिर्फ इंग्लिश की या मैथमेटिक्स की तैयारी अच्छी की थी, उसके बाद में इसकी तैयारी नहीं हुई, तो इसमें जो है मेरे
टाइम नहीं मिल पाया मुझे, तो वहाँ पे फिर टाइम का गिला-शिकवा करते हो आप, अपने आप से ही गिला-शिकवा करते हो कि भाई मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। तो टाइम इस वजह से नहीं मिल पाया क्योंकि आपने प्लानिंग नहीं करी थी, कि भाई मुझे कौन-से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कितना जो है मुझे उसको पढ़ना है। ठीक है? उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट को भी आपको टाइम देना है। तो प्लानिंग आपको इस तरीके से करनी है कि सारे सब्जेक्ट जो है वो आपके कवर हो जाए, सारे टॉपिक जो है वो आपको कवर हो जाए। ठीक है? और उसके बाद जो है लास्ट पॉइंट जो है वो है कि आपको हेल्दी रहना है और आपको स्लीप जो है वो अच्छे तरीके से लेनी है। हेल्दी रहना है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही ज़रूरत से ज़्यादा जो है आप पढ़ने लग गए, आपके सिर में हेडेक हो गया या आपको और कुछ घबराहट के मारे चक्कर आने लग गए, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप इस वक़्त पे अगर बीमार पड़ते हैं या इस वक़्त पे अगर आप सिक हो जाते हैं या आप कोई अनहेल्दी फूड खा लेते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी आने वाले दिन की जो स्टडी है वो काफ़ी ज़्यादा फिर हो ही नहीं पाएगी आपकी स्टडी, और आपकी स्टडी नहीं हो पाएगी, आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा, तो फिर आप एग्जाम हॉल के अंदर जो है फिर क्या करोगे, तब तो और ज्यादा घबरा जाओगे, अब आप डिप्रेशन के अंदर चल जाओगे, आपको जितना भी आता होगा वो भी नहीं कर पाओगे आप। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहली बात तो माइंड में कि आपको एग्जाम का लोड लेकर के और एग्जाम की टेंशन लेकर के आपको पढ़ाई नहीं करनी है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरा एग्जाम है और मुझे जो है उसे अच्छे अच्छे से अच्छे तरीके से देना है। आपको सिर्फ इतना है। आपको यूँ भी नहीं कि हाँ, एग्ज़ाम है और हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि एग्ज़ाम है, हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ना ही आपको ज़रूरत से ज़्यादा उस एग्ज़ाम की टेंशन लेनी है। आपको सिर्फ इतना करना है कि भई मेरा एग्ज़ाम है और मुझे एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे से अच्छी मेरे को परसेंटेज बनानी है। आपका इतना मोटिव और इतना लक्ष्य रहना चाहिए। तो आपको जो है बिना टेंशन के पढ़ाई करनी है, आपको लोड नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप बीमार हो गए इस वक़्त पे आपका बीमार होना, ठीक है? ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है आपकी परसेंटेज के अंदर जो है वो पैदा कर देगा। ठीक है ना? तो आपको ऐसा फूड नहीं खाना है, ना इतना आपको वर्कलोड लेना है, आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है? अपने आप को आपको रिफ्रेश भी करना है अच्छी तरीके से, ठीक है ना? तो रिफ्रेश करके आप वापिस आप पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है? मिनिमम जो है आपका 35 मिनट का पीरियड स्कूल के अंदर आप क्लास के अंदर आप जाते हो, 35 से 40 मिनट के आपके पीरियड आते हैं, ठीक है? एक पीरियड 35 से 40 मिनट का ही रहता है। ऐसा क्यों रहता है? ऐसा इस वजह से रहता है क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है बच्चे की जो है अटेंशन पावर जो है वो 35 से 40 मिनट ही रहती है। उसके बाद में फिर उसको जो है आप 5-10 मिनट का गैप दीजिए। उसके बाद में फिर जो है आपका सेकंड पीरियड चालू होता है। ठीक है? तो इस वजह से जो है 35 से 40 मिनट आप लगातार बिल्कुल कंटिन्यूअसली आप पढ़ें। उसके बाद में आप 5 मिनट का 7 मिनट का आप अपने आप को रिलैक्स दें। उसके बाद में फिर वापस स्टडी करें। ठीक है? आपका जितनी कंसंट्रेशन पावर है उतनी कंसंट्रेशन पावर से बिना डिस्ट्रैक्ट हुए बिल्कुल एकांत जगह पे जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो ऐसी जगह पढ़ाई करें। और उसके बाद आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। ये चीज़ तो आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने स्लीप अच्छी तरीके से नहीं ली, आप सोए नहीं अच्छे तरीके से, तो फिर आप जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अपने आप को मेंटली सिक महसूस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा जो है आप परेशानी महसूस करेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो भूलने लग जाएँगे, जो आपको याद है, वो चीज़ भी आप भूल जाएँगे। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमें डेली जो है रेगुलर जो है प्रॉपर स्लीप लेनी है, कम से कम 8 घंटे की तो आपको कम से कम जो है वो स्लीप लेनी है, अच्छी साउंड स्लीप लेनी है, ताकि आपकी जो मेंटल जो हेल्थ है, वो अच्छी खासी बनी रहे और आप एग्ज़ाम को जो है अच्छे से अच्छी तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि हम एग्ज़ाम के चक्कर में कि एग्ज़ाम आ रहे हैं भैया, हम तो रात-दिन पढ़ाई करेंगे या रात-रात भर तक पढ़ाई करेंगे, हम तो उठेंगे ही नहीं और अपने आप को जो है नींद से जो है वंचित करके रखेंगे। अगर आपने ऐसा करा तो ये जो है ये फैक्टर आपकी जो है हर चीज़ के अंदर जो है आपकी फिर परसेंटेज के अंदर गिरावट डाल देगा। आप मेंटली सिक हो जाएँगे, आप सही ढंग से पेपर याद दे नहीं पाएँगे, आपको कुछ चीज़ें याद आ नहीं पाएगी, ठीक है? कुछ भी नहीं हो पाएगा। इस वज़ह से आपको स्लीप तो भरपूर लेनी ही लेनी है, ठीक है? तो ये है 6 इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से जो है हम जो है वो यहाँ पे आपके सामने आए हैं, ठीक है? कि बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर किस तरीके से जो है पिछले 8-10 दिन रह गए हैं एग्ज़ाम के और किस तरीके से हम तैयारी करें, ये टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको काफ़ी पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी जो है कुछ टाइम बाकी है, ठीक है? अगर इस टाइम पे भी आपने अगर मेहनत कर ली और अपने आप को टाइम मैनेजमेंट और अपने आप को इस तरीके से प्रॉपर एडजस्ट कर लिया, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स जो हैं वो एग्ज़ाम के अंदर आएँगे, ठीक है ना? तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। ऐसे इंटरेस्टिंग और नई वीडियोज़ जो हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे एग्ज़ाम हॉल से संबंधित, ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं।
शब्बा खैर, गुड नाइट, नमस्कार।